नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करूंगा हमारी नेशनल ऑब्सेशन की, जो हमारी एक बीमारी है, फितूर है। मैं राजनीति की बात करूंगा। आप कहेंगे चीन ने हमला कर दिया, 20 हमारे जवान शहीद हो गए, कोरोना काल है, संकट काल है, संक्रमण काल है, आप राजनीति की बात कर रहे हैं। यही हमारे देश की कड़वी हकीकत है और यही दिक्कत भी है। हर बात में हम राजनीति तलाशने लगते हैं। जैसे कोरोना काल में बस पर राजनीति, ट्रेन पर राजनीति, मजदूरों को घर भेजने पर राजनीति, उसमें भी हिंदू मुसलमान ढूंढ लिया गया। कोरोना वायरस नहीं, कम्युनल वायरस भी फैला, लेकिन हम सुधरते नहीं हैं। अब चीन ने हमारे 20 जवान, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल था, उनकी हत्या कर दी। मैं इसे हमला कहता हूं। जवान शहीद हो गए, लेकिन शहीदों के नाम पर अब देश भर में राजनीति हो रही है कि शस्त्रहीन सैनिकों को क्यों भेज दिया, किसने भेजा, कौन जिम्मेदार है। जवाब में संधियों का जिक्र किया जाता है। 1996 का समझौता बताया जाता है, 2005 का समझौता बताया जाता है, 2008 में पार्टियों के समझौते का भी जिक्र कर दिया जाता है। लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में, इस राजनीति में, जो सबसे अहम, सबसे बेसिक, सबसे कॉमन सेंसिकल सवाल है, 2 दिन से मैं पूछ रहा हूं और आपके जहन में भी वही सवाल कौंध रहे होंगे, क्या चाइना ने, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है? कब्जा किया है तो कितनी जमीन पर कब्जा किया है? क्या हमारे कुछ सैनिक गंभीर रूप से जख्मी भी हैं? उनकी जानकारी क्या हमें मिलेगी? क्या चीन की कैद में भी कुछ सैनिक हैं? यह सवाल मैं 2 दिन से पूछ रहा हूं और अभी अभी जानकारी मिली है। विदेश मंत्रालय कहता है कि नहीं, कोई भी सैनिक लापता नहीं है। तो 2 दिन यह बताने में क्यों लग जाते हैं? वहां पर यथास्थिति क्या है? गलवान वैली में ताजा सूरत हाल क्या है? तो 2 अंग्रेजी के शब्द, लफ्ज हमारे सामने पेश कर दिए जाते हैं कि डी एस्केलेशन हो रही है, डिसएंगेजमेंट हो रही है। तनाव कम किया जा रहा है, डिसएंगेजमेंट हो रही है। उसका मतलब होता है 5 किलोमीटर पीछे पीछे हट जाओ। क्या जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 या पैंगोंग सो में जो 4 फिंगर्स पर कब्जा किया चीन ने, और जिसकी तस्दीक मैं बाकायदा एक्सपर्ट्स को अपने शो में बुलाता हूं, वो ये अंदेशा जाहिर कर चुके हैं, सरकार इस पर अपनी राय, अपना रुख साफ क्यों नहीं करती? सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई थी। 5 मई से वहां पर घुसपैठ की खबरें आने लगी। 15 से 16 जून की रात और सुबह की मैं बात करूं, इंटरवीनिंग मॉर्निंग की बात करूं, तब यह हमला होता है, हमारे 20 जवान शहीद होते हैं। अब कल सर्वदलीय बैठक होगी। 40 दिन हमने चुप्पी साधे रखी, कोई जानकारी नहीं दी, कोई सलाह मशवरा नहीं किया, लेकिन अब एक दूसरे पर, वहां पर तो चीनी सैनिक लाठी, बल्लम, भाले, आयरन रॉड्स लेकर उन्होंने हमारे जवानों को मौत के घाट उतार दिया, उन्हें शहीद कर दिया। यहां पर राजनीतिक तीर चल रहे हैं, और वो किस तरह से चल रहे हैं उसे भी देखिए। 20 तारीख है ना, ऑल पार्टी मीटिंग कल प्रधानमंत्री ने बुलाया है ना। इतना भी संयम, तृण मात्र का भी आप में संयम नहीं है। आप इस प्रकार के भद्दे सवाल एक ओपन प्लेटफॉर्म पे पूछ रहे हैं। 96 का एग्रीमेंट है, और अगर मेरी नॉलेज सही है, आप वेरीफाई करिए राहुल जी, नवंबर 1996 में यह एग्रीमेंट साइन किया गया था। देवेगौड़ा जी उस समय प्रधानमंत्री थे। 1996 का एग्रीमेंट, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 2 किलोमीटर तक, इधर 2 किलोमीटर, उधर 2 किलोमीटर तक किसी प्रकार की कोई वेपनरी इस्तेमाल नहीं होगी, ब्लास्ट नहीं होगा, बंदूकें नहीं चलेंगी। भाई और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? धन्यवाद। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, मिलकर लड़ेंगे या आपस में ही लड़ेंगे? इसलिए मैंने कहा यह फितूर है, यह नेशनल ऑब्सेशन है राजनीति करना। हमें
और चीन पर विपक्ष का भरोसा जीत पाएगी मोदी सरकार। कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, वहां पर जानकारी साझा होगी क्या? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, युवा चेहरा हैं, तजुर्बा असीम है, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, राजीव प्रताप रूडी। मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, नए राष्ट्रीय प्रवक्ता बने हैं, अभिषेक दत्त हैं मेरे साथ। जेडीयू अहम घटक है मोदी सरकार की, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन पटना से मेरे साथ जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी के युवा चेहरा, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील साजन लखनऊ से मेरे साथ हैं। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय कुमार दुबे मेरे साथ हैं। और एक और खास मेहमान, लगातार मैं इन्हें न्योता दे रहा हूं, मेजर जनरल अश्वनी सिवाच रिटायर्ड मेरे साथ हैं। और आपको अब पता ही है कि जहां पर गलवान वैली में जो ये हमला हुआ है, उस इलाके में हमारी 14 कोर है, उसके जीओसी थे जनरल सिवाच 2011-12 में। जनरल सिवाच, मेरा सीधा सवाल ये देश भी जानना चाह रहा है, ये आरोप प्रत्यारोप, मैं राजनीतिक जवाब नहीं चाहता हूं, मैं फैक्ट्स चाहता हूं आपसे। जो ये राजनीति हावी हो रही है ना, हमारे जवान वहां पर गए, वो शस्त्रहीन थे, उनकी हत्या हुई है, कौन जिम्मेदार है? दरअसल जनरल सिवाच, सरल सादी भाषा में दर्शकों को समझाइए, प्रोटोकॉल क्या है, तरीका क्या होता है? बॉर्डर पर जब हमारे जवान, हमारे फौजी सरहद की रक्षा के लिए जाते हैं तो वो क्या करते हैं? उनके पास हथियार होते हैं, नहीं होते हैं? ये थोड़ा समझाइए। देखो संदीप, इसमें कोई दो राय नहीं। ये हमारे 5 एग्रीमेंट हैं भारत और चीन के, 1993, 1996, 2005, 2012, 2013। ये बेसिकली है एग्रीमेंट ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑन लाइन ऑफ कंट्रोल एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। उसमें बिल्कुल साफ दिया हुआ है कि आपस में हथियार जो है एक बार फायरिंग नहीं होगी, मगर ये कोई पाबंदी नहीं कि हथियार नहीं, उसको हम क्या करते हैं, हथियार को पीछे की तरफ लेके और उसकी बैरल को नीचे की तरफ झुका के एक प्रकार से काम करते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम एग्रेसिव नहीं। तो यही विदेश मंत्रालय भी, जनरल सिवाच, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी यही बात कही है कि हाँ, नहीं, जवानों के पास, फौजियों के पास जिनकी शहादत हुई है, उनके पास वेपन्स थे, उनके पास हथियार थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो संदीप, मैं ये बताने की कोशिश करता हूं कि देखो 1975 के बाद अभी तक कोई गोली नहीं चली है भारत और चीन के बीच में। वो इसका मुद्दा यही था कि ये जो 5 समझौते हुए हैं, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक ठाक थे और चल रहा था। मगर अभी जो सिचुएशन आई है, जिस प्रकार से चीन ने एक प्रकार से धोखा दिया है, आयरन के बैटन और लकड़ी के जो बैट हैं उनके अंदर कील और बाबर्ड वायर लगाए हैं, तो अभी ने कहीं ना कहीं मौका आया, टाइम आया, इन जो ट्रीटी को दोबारा रिविजिट करना पड़ेगा। और इसको देखते हुए अभी जो ग्राउंड पे ऑर्डर दिए हैं कि भी सेल्फ अगर आपको करना है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा मतलब यह है कि हम जो है भारत, हम प्रोटोकॉल को फॉलो करते रहे, हम ये 5 ट्रीटी के अनुसार जहां पर हथियार फायर नहीं करना तो हम नहीं करते रहे। और किसी हद तक चीन ने भी अपना, तभी तो गोली कोई फायर नहीं हुई, आज तक नहीं हुई 75 के बाद। तो ये अब तक तो ठीक था, मगर जिस प्रकार से चीन हरकतें कर रहा है तो इसका बदलाव होने की जरूरत है, इसमें कोई दो शक और सवाल नहीं। अगर सेल्फ डिफेंस में आप कर सकते हो, और भारत ने ये इरादा दिखा दिया है कि ये जो पुरानी जो ट्रीटीज है ये आउटडेटेड हो गई हैं, ये आज के टाइम में इनका कोई मकसद नहीं, और रिक्वायरमेंट है नई ट्रीटी बनाने का जिसके अंदर ये सारी चीजें की जाए। और एक चीज जरूर बताना चाहता हूं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे 16 बिहार के एक ऑफिसर और 20 जवान घायल हुए कमांडिंग अफसर के साथ, जिनके उनकी एक प्रकार से स्वर्गवास हुआ, और मगर उन्होंने मरते मरते मारना ही, उन्होंने 40 से ज्यादा चीनियों को मौत के घाट उतार दिया। तो ये एक चीज समझने की होनी चाहिए, सभी देशवासियों को फख्र होना चाहिए उनके बलिदान पे। उनका बलिदान वेस्ट नहीं का, मरते मरते जो है, मारते मारते मरे हुए हैं, तो हमें उनके ऊपर गर्व है। मगर जो ये पॉलिसी है कि भाई हम हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये पॉलिसी एक समझौता है भारत और चीन में, मगर ये अभी जो सिचुएशन है उसके हालात में इसे अभी आगे बदलना है की जरूरत है। बहुत सारे जनरल्स अब ये भी कह रहे हैं, जनरल सिवाच, और मैं आप ही के सहयोगी, आपके सीनियर रहे लेफ्टिनेंट जनरल BS जसवाल का भी जिक्र करना चाहूँगा, नॉर्दर्न कमांड के वो हेड थे। वो कहते हैं कि अगर मैं वहाँ कमांडिंग ऑफिसर होता तो मैं शायद ये संधि भी तोड़ देता, जिस तरह से अगर कमांडिंग ऑफिसर पर सीधा हमला किया जाए।
बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। ये तो एक पर्सनालिटी ऑफ कमांडर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लो उसको महसूस होता है कि भाई सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, हमारे कमांडिंग ऑफिसर पे इन्होंने अटैक कर दिया है और अब तो किस चीज की आपको फिक्र है, आप कर सकते हैं, ये इसमें कोई डाउट नहीं। ये डिपेंड करता है पर्सनालिटी ऑफ कमांडर ऑन द स्पॉट, वो क्या डिसीजन लेता है, उसके जजमेंट में क्या है। मगर जो पॉलिसी और जो आपकी मैंने बताया कि एक प्रकार से जो ट्रीटी है, समझौता है, उसके तहत हम हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसीलिए लास्ट 45 साल से आपस में दोनों के बीच में कोई गोली नहीं चली। मगर मुझे टाइम लगता है कि आ गया है, इसको दोबारा रिविजिट किया जाए, नई पॉलिसी बनाई जाए, क्योंकि चीन जैसे देश पे आप विश्वास नहीं कर सकते, वो विश्वासघात करता है। वो अलग बात है कि भारत के जवान अपना पूरा जोर लगा के लड़े और 40 जो चीनी है उनको मौत के घाट उतार दिया। तो एक प्रकार से भारत के जो वीरों का बलिदान जो है व्यर्थ नहीं गया और आने वाला टाइम में सभी भारतवासी इनके ऊपर गर्व से नहीं, भारतवासी गर्व कर रहे हैं, पर हमारे राजनेता गर्व नहीं कर रहे, वो राजनीति कर रहे हैं जनरल शिवाच, ये कड़वी हकीकत है। और राजीव प्रताप रूडी, मैंने इसलिए फैक्ट्स यहां पर सबसे पहले देश के सामने पेश किए हैं, और ये 5-5 संधियां हैं, अलग अलग वक्त की ये संधियां हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट 1996 और 2005 की संधि है। तो हम राजनीति क्यों हावी कर रहे हैं? हम बेसिक सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे? तू मैं क्यों हो रही है राजीव प्रताप रूडी? संदीप जी, जी आ रही है आपकी आवाज, आप बोलिए। संदीप जी, हाँ संदीप जी, हाँ नहीं, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, और हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सचमुच तू मैं की गुंजाइश तो बिल्कुल नहीं बनती है। मैं समझता हूं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बयान दिया, शायद आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या मैं सही हूं? जी बिल्कुल, मैं सीधा इशारा कर रहा हूं। अच्छा, हाँ, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मैं नहीं जानता कि किस लहजे में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने, लहजा क्या था, लेकिन एक तथ्य था जो उन्होंने कहा। और इस देश को अधिकार है, जब कोई एक पार्टी का बड़ा नेता और जिसके पूरे वंशज भारत को चलाने का एक डायनेस्टी की भूमिका रही है, अगर वो कोई गलत बयान देते हैं तो स्वाभाविक तौर से राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता का ये अधिकार बनता है कि उसकी सफाई दे। और ये लहजा क्या था उसे आप राजनीति कहेंगे, क्योंकि राहुल जी ने कहा और ये सवाल उठाए, और ये शायद एक अध्ययन के अभाव या उनके सलाहकार या उनकी जानकारी का अभाव या देश के परिस्थिति से वाकिफ ना होना। अभी जनरल साहब ने पूरा बताया कि एक हमारी संधि है जिसके तहत हम हथियार लेके नहीं जा सकते। संधि पर पूर्ण विचार हो, अगर राहुल जी का यह बयान होता तो समझ में आता। उन्होंने देश को गुमराह करने का कोशिश किया और ये बताने का कोशिश किया कि देखो, भारत के प्रधानमंत्री ऐसे देश चला रहे हैं कि जहां हमारे सिपाही बिना हथियार का चीन के सामने उनके सिपाहियों के पास डाल रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस विषय पर उन्होंने टिप्पणी दिया जो सही है, और कहने का लिहाजा राजनीतिक हो सकता है क्योंकि वो राजनीतिक टिप्पणी थी तो लिहाजा राजनीतिक, लेकिन तथ्य तो सही है जो जनरल साहब ने कहा और संबित पात्रा नहीं, मैंने इसीलिए, देखिए राजीव एक मिनट के लिए रोकूंगा। राजीव देखिए, मैंने शुरुआत ही आज पहली लाइन मैंने बोली कि मैं शुरुआत कर रहा हूं अपने कार्यक्रम की। आज चर्चा करूंगा हमारी नेशनल ऑब्सेशन, हमारा एक फितूर है, ये हमारी बीमारी है। हर चीज में राजनीति तलाश लेते हैं, हर चीज में। अब देखिए, अगर प्रधानमंत्री के बारे में और मैंने ये सवाल पूछा, मैं 2 दिन से पूछ रहा हूं कि भाई कितनी जमीन पर कब्जा हुआ, ये सरकार बताए। क्या हमारे सैनिक गंभीर रूप से जख्मी हैं, ये बताए। तो ताजा सूरत हाल क्या है, ये बताए। चीन की कैद में है क्या, ये बताए। अब कांग्रेस ने भी ये सवाल पूछे थे, लेकिन मैंने कांग्रेस से पूछा, भाई ये कहने की क्या जरूरत कि प्रधानमंत्री कहां छिपे हुए हैं, ये भाषा इस वक्त बोलने की जरूरत नहीं। और आप लोग भी यही कह रहे थे, पर आज आपके सहयोगी आते हैं और वो कहते हैं कि घर में लॉकडाउन में कुछ किताबें पढ़ लेनी चाहिए, जानकारी नहीं होती, अरे कुछ पढ़ लो। मतलब ये ओछा लेवल, इसी पर हम आ जाते हैं, असल मुद्दे गौण हो जाते हैं, असल सवाल गौण हो जाते हैं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग राजीव? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं इस पे कोई नहीं कर रहा हूं, और मैंने कहा लिहाजा क्या है, अगर कोई तथ्य गलत रखता है तो उसको स्पष्ट रूप से रख देना चाहिए।
और क्योंकि पहले तरफ ही उन्होंने राहुल जी को भी थोड़ा परहेज करना चाहिए। और आपका ये सवाल बिल्कुल वैलिड सवाल है कि उस घटना के ग्राउंड रियलिटीज अंतिम रूप से क्या हैं, कितने और जख्मी हैं, बाकी सारे सवाल आपके सही है। और कितना जमीन हमसे ले गया, देखिए ये सरकार का काम है पुष्टि करना, और सरकार इसके स्ट्रैटेजिक इश्यूज को भी समझती है और देश के समक्ष कब किस तथ्यों को लेके आना है वो भी जानती है। तो इस पर अगर हम बहस करें कि भाई बताओ बताओ बताओ, अभी शायद कोई और भी स्ट्रैटेजी हो सकती है सरकार की। नहीं, मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूं। देखिए, आप शालीनता से आपने वो बात कह दी, मुझे आपके साथ झगड़ा करना तो नहीं पड़ा ना राजीव, आपसे झगड़ा करना नहीं पड़ा। भाई ये सामरिक विषय है, ये संवेदनशील विषय है, सरकार जानकारी साझा करेगी, आपने माना साझा होनी चाहिए। पर अमूमन क्या होता है कि क्यों अभी जानकारी क्यों बताएं, आप तो चाइनीज चीयर लीडर की तरह बोलने लगे, फलाने की भाषा बोलने लगे। ये जानकारी होनी चाहिए ना देश के पास। आप कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, चर्चा खत्म हो जाती है ना, फिर विवाद नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि हाँ होनी चाहिए, सरकार तय करेगी, तो मैं इंतजार करूंगा। पर यह कोई ऐसी नेशनल सीक्रेट थोड़ा है, देश को पता होना चाहिए ना। कल सर्वदलीय बैठक है, वहां पर भी कुछ साझा करेंगे ना आप विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं से कि भाई जमीनी हकीकत क्या है। ये डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन नाम की चिड़िया जो उड़ा दी जाती है, इसके मायने क्या है? संदीप जी मैं अगर कहूं कि अब आप राजनीति कर रहे हैं तो आपको सुनने में कैसा लगेगा? दरअसल सब लोग थोड़ा थोड़ा राजनीति करता है और सबको अपना सामान, अपनी राजनीति बेचनी है, किसी को अपना टेलीविजन चैनल बेचना है, किसी को एंकरेज बेचना है, तो सब लोग थोड़ा थोड़ा करते हैं, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अब आप भी तो कह रहे हैं कि कल ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है, अब उसमें प्रधानमंत्री जी सबको क्या बताएंगे नहीं बताएंगे, वो आज देश को क्यों नहीं बता देते? नहीं, मैंने ये नहीं कहा बता देते, कल होगा, मैं उम्मीद करता हूं साझा करेंगे। बातचीत करें तो मुझे लगता है कि संदीप जी आप तो बहुत समझदार हैं। आप हाँ, मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकता हूं कि उस ऑल पार्टी में मीटिंग में क्या होगा, क्या विषय उठ करके आएंगे, ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। आपके सवाल उठने का आपका जरूर अधिकार है, लेकिन हर बात का उत्तर ना मिलने पर आप ये कहें कि ये देखो ऐसी सरकार है जो छिपा रही है, ये थोड़ा अनुचित लगता है सुनने में। क्योंकि मैं एक बात फिर दोहराना चाहूंगा, कल से मैं सुन रहा हूं जमीन कब्जा हो गया, जमीन कब्जा हो गया। एक बार हम लोग जानते हैं कि 2013 में भी कितने भीतर वो सिक्किम में आ गए थे, वापस लौट के चले गए जब पुरानी सरकार थी, हम लोगों ने उसको नेगोशिएट करके वापस किया, हमारी सरकार। और देखिए ये जो लेगेसी है चीन के साथ जो 60-70 साल से हो रहा है, एक लेगेसी है जो उस समय से चला आ रहा है, कोई मोदी जी की सरकार ने उत्पन्न नहीं किया है। अब हमें रुख क्या लेना पड़ेगा, और निश्चित रूप से एक पैराडाइम शिफ्ट होगा चीन के प्रति, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री की बातें सुनी है और देश का मन क्या कह रहा है चीन के प्रति। हम जाकर के, हमारी भारतीय जनता पार्टी, आपको याद होगा कि ओलंपिक्स के साइडलाइंस पर श्रीमती सोनिया गांधी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ जाके एक पैक्ट किया था, भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा पैक्ट नहीं किया है। तो मेरा ऐसा अनुमान है, यह मानना है कि देश के प्रधानमंत्री के कल जो शब्द थे वो इस बात को इंगित कर रहे हैं कि हमारा एक पैराडाइम शिफ्ट होगा टुवर्ड्स अवर इंटरनेशनल पॉलिसी टुवर्ड्स चाइना। मुझे ऐसा लगता है। आपको ऐसा लगता है? पर एक पैराडाइम शिफ्ट तो 2014 के बाद भी हुआ था ना, कार्य अवधि में होगा, थोड़ा हमें समय देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है राजीव प्रताप रूडी, पर पैराडाइम शिफ्ट तो 2014 के बाद हुआ ना। आई एम ग्लैड आपने 2013 का जिक्र किया, और तब सरकार की चीन नीति की नाकामियों की, तथाकथित, एक मिनट सुनिएगा, तथाकथित नाकामियों की आप कितनी धज्जियां उड़ाते थे, इतनी बाइट्स हैं कि मैं चलाने लगूं तो बहुत वक्त उसमें निकल जाएगा। पर आपके साथ होता है। देखिए, आप प्रधानमंत्री मोदी 18 बार मिले हैं शी जिनपिंग से, 18 बार, 5 बार बीजिंग गए। आजाद भारत के इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री इतनी बार बीजिंग नहीं गया, तब भी धोखा तो हुआ है ना। तो आप वहां पर पैराडाइम शिफ्ट की बात करते हैं, पैराडाइम शिफ्ट आज की कर रहे हैं, 2014 में भी आपने किया, हमने पूरा भरोसा किया और सिला ये मिला। अच्छा, एक सेकंड मुझे बोल देने दीजिए। आपने बताया कि ये सिला मिला 2014 से, आप बिल्कुल अपने बातों को, तथ्य के साथ रहे। देखिए, जो आज ये परिस्थितिक सैनिक कार्रवाई उभर के आई है, ये शायद 2014 से लेकर 2019 तक नहीं थी। और एक बात मैं बताऊंगा, और इसको आप सभी दर्शक और आप भी एक कोट इन कोट ले लें, किसी भारत के प्रधानमंत्री ने, किसी पिछले 70 वर्ष में किसी भारत के प्रधानमंत्री ने चीन के खिलाफ इस प्रकार का पोजीशनिंग नहीं लिया है जो उन्होंने कल मुख्यमंत्रियों के बैठक के पहले कहा था कि हमें कमजोर मत समझो, हम इनके
हम अपने वीर जवानों के शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आज तक भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया था और हमें अपने देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा है। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो वो जानते हैं कि हम देश को किस दिशा में, ये डिसिसिव पॉइंट है भारत और दुनिया के इतिहास में। भारत के भूमिका के चीन के प्रति एक टर्निंग पॉइंट है, एक चुनौती है कि हम पिछले 70 वर्षों में जो इकोनॉमिक पावर नहीं बन के उभरे, जिसके कारण हमें चीन दिखाता है। शायद देश के प्रधानमंत्री इस बात की तरफ इंगित कर रहे हैं। मैं इस पर आगे आता हूं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर भी आऊंगा, लेकिन अभिषेक दत्त मुझे यह बताइए, आप संधियां ही नहीं पढ़ते क्या? मैं भाषा और लहजे पर नहीं जा रहा हूं, पर संधियों का तो ज्ञान होना चाहिए ना राहुल गांधी को, कि 2005 में क्या संधि हुई थी, 96 में क्या हुई थी। बाकी तीन का अभी मैं जिक्र छोड़ देता हूं। बॉर्डर पर सेना हथियार लेकर तो चलती है लेकिन फायरिंग नहीं करती है, ये हमारी एग्रीमेंट है, ये संधि है। तो देखिए, उस संधि जो जिस आर्टिकल 1996 की बात कर रहे हैं, उस संधि में बिल्कुल भी मिलिट्री ऑपरेशन जिस तरीके से वहां के चाइनीज सोल्जर्स ने अटैक करा, मैं कहता हूं चलो सही कहा आपने कि उन्होंने बंदूक नहीं चलाई, उन्होंने नकल तो चलाए, उन्होंने भाले तो चलाए, उनके पास वो सारी ऐसी चीजें थी जिससे कि वो हमारे जितने भी सैनिक हैं उनको मार पाते। गोली का जवाब गोली से हो सकता है, उन्होंने गोली नहीं चलाई, आपकी बात एकदम स्पष्ट है। परंतु जिस तरीके की प्रिपरेशन के साथ ये लोग हमारे बॉर्डर के अंदर घुस के आए थे, वो कहीं ना कहीं हमारे इंटेलिजेंस फेलियर की बात दिखाता है। जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर उसको एक्सपोज करता है। 5 मई को ये लोग 5 मई से लेके जून 16 तक रेगुलरली न्यूज एजेंसीज के माध्यम से, सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से बहुत साफ था कि चाइनीज आर्मी अंदर हमारे आ चुकी है और कुछ ना कुछ गेम प्लान के साथ वो आई है। उसको हम क्यों नहीं एक्सपोज कर पाए, उनके माइंड को हम क्यों नहीं रीड कर पाए? फिंगर 4 तक वो लोग आए और जो फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तक का रास्ता है वो उन्होंने ब्लॉक करा और उनका एक सिंपल एम था कि उनको माउंटेन हाइट जो नॉर्थ की है वो उनको अचीव करनी थी। हम सबको पता है इन सब डेंस सिचुएशन में जो माउंटेन हाइट है वो कितना ज्यादा मैटर करती है। आप जितनी बड़ी हाइट पे जाते हो उतना अच्छा वॉर आप लड़ सकते हैं। जब ये पूरी चीजें पिछले 1 महीने से सरकार पे इस पे कोई भी इन्होंने स्पष्टीकरण नहीं करा और उसके बाद कल जो एक बहुत बड़ा हादसा परसों हमारे यहाँ पे हुआ, तो जितने भी जो सवाल थे ये कॉमन सवाल मीडिया भी पूछ रहा था, हमारे कई डिफेंस एक्सपर्ट भी पूछ रहे थे और वही सवाल कांग्रेस पार्टी ने पूछा कि आज की डेट में कितनी जगह तक चाइनीज आर्मी अंदर आ चुकी है, वो पूरा प्लान उनका क्या था, कितने लोग मरे, कितने लोग कैप्चर हुए। और अगर चाइनीज ट्रूप, मैं तो चाहता हूँ 40 क्या इन्होंने 80 ट्रूप मारने चाहिए थे, अगर वो मारे तो वो ऑफिशियल स्टेटमेंट सरकार क्यों नहीं दे सकती? नहीं, मेरा सवाल अभिषेक दत्त, देखिए सवाल आपके सवाल अपनी जगह जायज हैं। अभी राजीव प्रताप रूडी ने रिस्पॉन्ड किया है, मैं कुछ और सवाल पूछने वाला हूं। मेरा सवाल ये है, मैं पूछना चाहता हूं इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा, कौन जिम्मेदार है? ये जो भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, मैंने इसीलिए लेफ्टिनेंट जनरल BS जसवाल का जिक्र किया है। वो कह रहे हैं मैं कमांडिंग ऑफिसर होता मैं गोली चलवाता, मैं तोड़ देता। और ये बात ठीक है आपकी कि एक बॉर्डर पेट्रोलिंग है और एक मिलिट्री गतिविधि हो गई, पर आप राजनीति कर रहे हैं ना ये बात कहकर। आप समझ रहे हैं मैं क्या पूछ रहा हूं? नहीं सर, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। मेरे देश के 20 जवानों को मारा जा रहा है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ मारा जा रहा है, मैं किसकी वेट कर रहा हूं? मैं क्यों उनको मरने दे रहा हूं? वो आके मेरे पे अटैक कर रहे हैं और मैं क्या कह रहा हूं कि मैं 1996 की पीस ट्रीटी को मांगता हूं। ये वही सरकार है जो बात कहती थी आप 1 सर काटोगे हम 4 सर लेके आएंगे। आज आपके सामने आपके कमांडेंट को मारा जा रहा है और आप 1996 की ट्रीटी की बात कर रहे हो जिसमें क्लियरली लिखा है कि मिलिट्री सिचुएशन में, उन जेन सिचुएशन में ये ट्रीटी एप्लीकेबल नहीं है। आप उनको अलाउ करोगे उनको मारने के लिए और आप ट्रीटी की बात करोगे वो भी आज। अगर मैं तो चाहता हूं हमारे आर्मी ऑफिसर जिसको उनको पूरा जिन पर उनको गर्व है, उनको क्यों रोका गया? उनकी जो पीछे जो उनकी कवर ऑफ फोर्स है उनको आगे क्यों नहीं आने दिया? 8 घंटे ये पूरी लड़ाई चली है। 8 घंटे क्या हमारे भारत की आर्मी को आगे जाने के लिए फोर्स से किसने रोका? ये तो बेसिक सवाल है। ये तो मैं भी एज ए कांग्रेसमैन, एज ए इंडियन में पूछ सकता हूं कि मेरे आर्मी ऑफिसर। राजीव प्रताप रूडी रिस्पॉन्ड कीजिए, मेरे 4 मेहमान, 1 मिनट अभिषेक। राजीव प्रताप रूडी रिस्पॉन्ड कीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाना है मुझे। मैं थोड़ा सा आज बहुत आश्चर्यचकित भी हूं और कांग्रेस जो एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हमारे सामने में गए, इन्होंने एक कहा कि हमारे बॉर्डर के अंदर घुस आए
शायद ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं हमारे कांग्रेस के मित्र कि बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल और एलएसी के बीच में क्या फ़र्क है। वहाँ कोई डिफाइंड बॉर्डर नहीं है। जो 4 फिंगर्स की बात करते हैं, शायद कभी उस प्योंगसो लेक जो है, प्योंगसो जो है, उसके पास क्या स्थिति है, और इन्होंने कहा हाइट्स पर जाके। मुझे लगता है कि ये इन्हें प्रवक्ता नहीं, अगर फौज के जनरल होते तो शायद बेटर होता, क्योंकि ये वहाँ की पूरी स्ट्रैटेजी, कहने का मतलब कि भारत की फौज और इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से विफल हो गई, क्योंकि इंडियन आर्म फोर्सेस को कांग्रेस के प्रवक्ता का कहने का ये मतलब उसे समझ ही में नहीं आया कि चाइनीज ट्रूप कहाँ आ गए और हमारे, तो ये एक फिर से एक अज्ञानता की स्थिति में भारतीय फौज पर उंगली उठाने का काम मेरे मित्र और कांग्रेस के नए प्रवक्ता न करे तो अच्छा होगा। मैं एक बहुत कठोर टिप्पणी करने वाला हूं। मैं जसवाल साहब को, जनरल जसवाल को जानता हूं, और उन्होंने अगर ये बयान दिया है कि मैं वहां अटैक कर देता, तो ये पूरे भारतीय फौज के उस डिसिप्लिन के खिलाफ है। हमारा जो भारत 125 करोड़ का देश का जो सबसे बहादुर फौज है, इसका एक चेन ऑफ कमांड है, और कोई भी स्टेशन और कोई डिव कमांडर हो वो देश में वॉर नहीं डिक्लेयर कर सकता और जो संधियों को नहीं तोड़ सकता है। सेल्फ डिफेंस की जहां तक बात है, हम सब अभी तक तथ्यों तक नहीं पहुंचे हैं कि ये वाकया कैसे शुरू हुआ, कितने लोग मारे गए, किस तरह से उन लोगों ने हमारे साथ धोखा हुआ। अभी कुछ बातें छुप छुप के आ रही हैं, सभी तथ्य प्रकाश में आएंगे। नहीं, पर इसमें देखिए राजीव प्रताप रूडी, एक पॉइंट ये है, ये हमारे साथ बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए ये संधि, ये संधियों पर करार हुआ है कि हम अपनी सीमाओं की हिफाजत करेंगे। मिलिट्री एक्टिविटी, हमला हो जाता है, सीओ को मार दिया जाता है, तो कोई बंदिश नहीं है। मैंने भी संधि पढ़ी है। देखिए, ये अगर जो मैं फिर आपको दोहराना चाहूंगा कि ये धोखा हुआ है, और उस समय अनआर्म्ड टॉक्स के लिए गए होंगे। मैं नहीं जानता, मैं फौज में नहीं हूं। जो मैं पढ़ता हूं, आप लोगों से सुनता हूं, जनरल साहब से सुनता हूं, और जो आप सब बताते हैं, या भारत की सरकार, डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय से जो आता है, मैं उसके आधार पर बोलता हूं। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं कि कौन कब गया, कितने हथियार लेके गया, कौन पीछे है। हमें इन सब माइन्यूट डिटेल्स में जाने का अधिकार एक टेलीविजन चैनल पर नहीं है। हम तथ्यों के बारे में सुन सकते हैं, उसके बारे में समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन फाइनलिटी से कि देश हार गया, हमारी जमीन पर कब्जा हो गया, ये देश और भारतीय और इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ एक प्रकार से उनकी अपमान है। उन जो लोग हमारे शहीद हुए हैं, उनके कमजोरी को दर्शाना है। भारत एक मजबूत देश है, और देश के प्रधानमंत्री ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। नहीं, ऐसे तो वो बहुत सारे एंकर्स भी आजकल आ गए हैं। अब वो ये बताने लगे हैं कि अगर घुसपैठ हुई है तो वो सेना की कमजोरी है। मतलब देश में सर्जिकल स्ट्राइक हो तो वो सरकार की मजबूती है, और अगर घुसपैठ हो गई तो सेना की कमजोरी है। इस तरह के भी लोग आजकल अपने एंकरिंग करते हैं, आप जानते हैं राजीव प्रताप रूडी। लेकिन अमर पटनायक, मेरा सवाल यही, ये पॉलिटिक्स नेशनल ऑब्सेशन हो गई है क्या? ये दिक्कत का वक्त है। राजीव प्रताप रूडी, उनके पॉइंट्स फेयर हैं, वो अपनी तरफ वो बीजेपी का पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं कि सरकार वक्त होने पर सारी चीजें बताएगी। विपक्ष अपना काम कर रहा है कि नहीं, जानकारी देश को मिलनी चाहिए, पर उसमें जो लहजा, जो अंदाज है और हिटिंग बिलो द बेल्ट, वो करने की जरूरत क्या है? देश हमारा है, हम सबका है। जमीन पर कब्जा हुआ है तो आपकी मेरी हम सबकी जमीन पर कब्जा हुआ है। सैनिक मरे हैं तो हमारे भाई थे, वो कैसे मरे ये हमें जानना चाहिए। ये सवाल एकजुट होकर मिलकर नहीं इनके जवाब तलाशे जा सकते, या हम राजनीति करेंगे ही करेंगे, आरोप लगाएंगे ही लगाएंगे? संदीप जी, वो आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली मुझे बहुत दुख है कि इसी टाइम पे राजनीति किया जा रहा है किसी भी पार्टी की तरफ से। अभी एक टाइम है, वक्त है, जबकि हर पार्टी, एवरी पार्टी, रीजनल पार्टी इंक्लूडेड, एवरी इंडियन, हमको जानना पड़ेगा क्या हुआ है। ये जो सिंपलिस्टिक सोल्यूशन है कि उसने आ गया घुसपैठ हो गया, हमने उसको अटैक कर देना चाहिए था, आर्मी में या किसी भी डिफेंस स्ट्रैटेजी में ये होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। इनफैक्ट हमारा जो मेजर स्ट्रैटेजी है उसमें इकोनॉमिक एंगल रहेगा, डिप्लोमेटिक एंगल रहेगा। आपको याद होगा जब 26/11 हुआ था, हर आदमी, हर इंडियन कह रहा था कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना था, लेकिन वैसा होता नहीं है। दी स्ट्रैटेजी इज डिफेंस स्ट्रैटेजी। एक
चीज है जिसको फॉलो करना पड़ेगा, जिसको सब पार्टी के साथ मिलकर बनाना चाहिए, इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन ये जो है पॉलिटिक्स उसके अराउंड करना, ये बहुत दुख का बात है। आर्मी के लिए भी दुख का बात है, क्योंकि ये उनका मनोबल तो कम करेगा। और जो आपने आर्थिक पहलू की भी बात कर दी, मैं नीचे एक ब्रेकिंग न्यूज चला रहा हूं, 470 करोड़ का करार रेलवे ने एक चीनी कंपनी के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। ये जो आजकल देश में चल रहा है ना, देखिए, और इसमें भी मैं ट्रोल हो सकता हूं, लेकिन मैं हकीकत और कड़वी बातें सामने रखता हूं लोगों की। अब ये जो फ्लेवर ऑफ द वीक हो गया है, या ऑफ द मोमेंट, कि चीनी सारे गुड्स का बहिष्कार कर दो, उन्होंने धोखा दिया, चीनी माल नहीं खरीदेंगे, टीवी वही देखेंगे चीनी मेड, जिस फोन पर यह बातचीत चल रही है वो चीनी मेड होगा। मतलब हमने देखा है एक चैनल पर बॉयकॉट चाइनीज गुड्स हैशटैग चल रहा है, और पावर्ड बाय वीवो चाइनीज कंपनी है। 90% माल जो हमारा जो फोन्स हैं, जो स्मार्टफोन्स हैं, जो टीवी है, वो चीन के हैं। हमारे 90% से ज्यादा स्टार्टअप्स, बाइजूस से लेकर, पेटीएम से लेकर, मेक माई ट्रिप से लेकर, ओला से लेकर, सब में चीन का पैसा है। तो ये कह देना ये 2 दिन के उफान होता है। स्ट्रैटेजी बनानी है, चीन को घेरना है, तो सबको साथ मिलकर चलना होगा। ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस नहीं है, ये प्लेइंग टू द गैलरी है। मैं गलत तो नहीं कह रहा अमर? एब्सोल्युटली आप ठीक कह रहे हैं। ये प्लेइंग टू द गैलरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है जो मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलिटरिस्टिक रेजोल्यूशन और मिलिटरिस्टिक रिस्पॉन्स टू एनी इंटरनेशनल क्राइसिस आजकल के दुनिया में बहुत ही कम है, वो लास्ट रिसोर्ट है। पहला जो है अदर रिसोर्ट्स लिए जाते हैं, डिप्लोमेटिक तो है, पहला चीज है। लेकिन हम इस क्षेत्र में एक हमारा देखिए चाइना के साथ 53 बिलियन US डॉलर्स का डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट। हाँ, मतलब उनका माल हम ज्यादा मंगा रहे हैं। 36 बिलियन से 2014 से बढ़ के इतना तक आया है। हाँ। हमारे अभी पहला चीज, सपोज हम इसी ट्रेड डेफिसिट को भी कम कर सकते हैं, तो उसी दैट विल बी द बिगेस्ट आई थिंक पनिशमेंट और व्हाटएवर यू से टू चाइना। तो लेकिन वो तो ओवरनाइट नहीं हो पाएगा, आपको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। ओवरनाइट आपका मोबाइल कंपोनेंट्स बनेंगे नहीं। ये सारे चीज आपको ट्रेड एग्रीमेंट बाकी कंट्रीज के साथ करना पड़ेगा, जिसके साथ आप पहले नहीं किए हुए थे। तो एक मेजर स्ट्रैटेजी करना पड़ेगा। तो इसको मुझे लगता नहीं कि टेलीविजन चैनल के ऊपर 1 दिन में 2 दिन में बना के उसके ऊपर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजीव रंजन। हमारे देश की ये दिक्कत है क्या? हमारी ये दिक्कत है, सब चीजें एक तो हम स्टूडियो में ही तय करना चाहते हैं कि स्टूडियो में राष्ट्रीय नीति बन जाए, सारे सवालों के जवाब यहीं मिल जाएं। मैं भी उसमें शामिल हूं, मैं अपने गिरेबान में भी झांक रहा हूं जब ये कहता हूं। और चीन का इलाज हम यहीं कर देंगे, और 2 ही दिन में चीन का इलाज हो जाएगा। जब हमारी डिपेंडेंस चीन पर इतनी हो गई, हर चीज, मतलब हम त्योहारों में दिए भी जलाएं, अगर लड़ी जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, वो सब चाइनीज। हमारे पूजा घर में गणेश जी भी चीन से बने हुए गणेश जी आ रहे हैं। हकीकत तो यह है, और हम 2 दिन में सब कुछ बदलने की अब बात करने लगते हैं। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है संदीप जी, भारत और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना दुनिया के मानचित्र पर लगभग आसपास पे आए, और इस रिश्ते की बुनियाद पे ही इतना बड़ा झूठ छिपा है। 1954 का पंचशील, और जिसके जो चीफ आर्किटेक्ट थे पंडित नेहरू थे, और चौ एन-लाई उस समय चाइनीज प्रीमियर थे। 1962 में भारत के एक बड़े भूभाग पर चीन का कब्जा हुआ, और उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी उम्मीद चीन को नहीं थी। भारत के मानचित्र पर अरुणाचल प्रदेश एक प्रांत उभर करके आया, 75 में सिक्किम भारत का एक राज्य बना, और ये 2 दुखद घटनाएं चीन की दृष्टि से उनके लिए दुखती रग बन गई। और वो कहीं ना कहीं एक अविश्वसनीय चरित्र उनका एक बड़े बाजार भारत के रूप में होने के बाद भी, जहां उनके व्यवसायिक रिश्ते काफी हद तक उनके पक्ष में हैं। हम जो आयात करते हैं वो एक बहुत बड़ी राशि का आयात करते हैं, हम निर्यात उसके मुकाबले बहुत कम कर पाते हैं। तो उनकी अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन वो जो खतरा भाप रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में भारत को एक इमर्जिंग सुपर पावर मानते हैं। और उन्होंने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया से लेकर के फिलीपींस तक, जिस तरह से मालदीव से लेकर के बांग्लादेश और श्रीलंका तक उन्होंने अपने
डिप्लोमेसी चारों तरफ से घेर लिया है राजीव रंजन। मतलब नेपाल ने अब कर दिया, 3 इलाके जो विवाद हम मानते थे हमारे हैं उनको पास कर दिया। राष्ट्रपति की संस्तुति अभी कुछ देर पहले मिल गई है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है इसमें राजनाथ सिंह जी ने जो कहा है, नेपाल हमारा एक पड़ोसी राष्ट्र है, सदियों पुराने रिश्ते हैं और विनम्रता के साथ हम उनके इस फैसले को खारिज करते हैं। केंद्र सरकार जो निर्णय करेगी जनता दल यूनाइटेड उनके साथ होगी, लेकिन चीन को शत्रु के श्रेणी में लाए जाने की अगर कोई एक साजिश है जिसमें चीन की तरफ से पूरा का पूरा ये प्लॉट बुना गया है, उसमें भारत उनके ट्रैप में नहीं जाए, इसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। इससे कि भारतीय विदेश नीति में कहीं ना कहीं नेपाल की जो भूमिका है वो बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। इससे कि सार्क के तमाम देशों में चीनी प्रभाव बढ़ा है हाल के दिनों में। चीन की गोदी में जाकर बैठ गया ना नेपाल। ये आपने बड़ी बेबाकी से बहुत अहम बात कबूली है कि चारों तरफ से चीन ने हमें घेर लिया। नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, तमाम जगह चीन ने घुसपैठ कर ली है, हम जो भी दावे करते रहें। देखिए संदीप जी, मैं तो ये मानता हूं कि जिनपिंग के साथ एक देश के प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी की जितनी वार्ताएं हुई हैं, राजनीति जो डिप्लोमेसी के लिए दो देशों के प्रमुखों के बीच की बातचीत बराबर स्वादपूर्ण होनी चाहिए, लेकिन एक रोडमैप की जरूरत देश को है। और कल की जो बैठक है विपक्ष की, उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल विपक्ष को करना चाहिए, इससे कि उस फोरम पर जो बातें कहेंगे एक राष्ट्रीय सहमति का हिस्सा बने। ये देखिए, ये भी एक नया नैरेटिव है, विपक्ष को इस्तेमाल करना चाहिए। सरकार लीड कर रही है ना, हर जिम्मेदारी विपक्ष थोड़ा करेगा। ये तो वो बात हो गई, हमने 1,70,000 करोड़ की राहत दी, विपक्ष ने क्या दिया? अरे विपक्ष क्यों देगा? सरकार आप हैं, टैक्स मुझसे लेते हैं, देश को राहत आप दे रहे हैं, तो आप अपनी जेब से थोड़ा दे रहे हैं। हमारा भी है और राहुल गांधी जी का भी है। नहीं तो राहुल बनती है, नहीं राजीव रंजन, ये नया नैरेटिव हो गया। विपक्ष ने क्या दिया? अरे सरकार देगी ना। युद्ध के हालात बन रहे हों, हाँ। और अगर जिम्मेदारी के साथ विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करेगा तो मैं समझता हूं तो पहले जिम्मेदारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है। अबे दुबे गलत तो नहीं मैं कह रहा, या यहां पर जिम्मेदारी पहले विपक्ष से पूछा जाता है और इतिहास का ज्ञान पढ़ाया जाता है। 62 में क्या हुआ, 59 में क्या हुआ। अरे भाई, कभी वर्तमान की 2020 की, जून 2020 की भी बात कर ले। नहीं, हिंदुस्तान की राजनीति में नई परंपरा तो यही है कि सारे सवाल विपक्ष से पूछे जाने चाहिए। हाँ। और अगर विपक्ष कोई सवाल पूछता है तो फौरन कहा जाता है कि आप राष्ट्रीय सहमति और राष्ट्रीय एकता को गड़बड़ा रहे हैं, आप उसे खतरे में डाल रहे हैं। ये डायलॉग मैं लंबे अरसे से सुन रहा हूँ और मेरा मानना है कि ये डायलॉग लोकतंत्र की जो भावना है उसके बिल्कुल खिलाफ जाता है। अब मसलन ये जो घटना हुई है गलवान घाटी में, क्या इस घटना को भारतीय राजनयिक की, भारतीय इंडियन डिप्लोमेसी की कामयाबी माना जाएगा? देखिए, बहुत लंबे अरसे से भाजपा की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये बात को इस तरीके से पेश किया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी के चीनी राष्ट्रपति के साथ में बहुत ही प्रगाढ़ संबंध है और इतना प्रगाढ़ संबंध कभी भी चीनी नेतृत्व के, भारतीय नेतृत्व के साथ में या दुनिया के किसी दूसरे नेता के चीनी नेतृत्व के साथ नहीं हुए हैं। इस प्रकार की छवि को लगातार प्रोजेक्ट किया जा रहा था। अब ये घटना हो गई, इस घटना के बाद में सरकार लगातार बगले झांक रही है और अगर विपक्ष कुछ सवाल उठाता है, कुछ लहजे का सवाल हो सकता है, कुछ कटाक्ष हो सकता है, कुछ व्यंग हो सकता है, ये तो हो सकता है, लेकिन अगर विपक्ष ने कुछ सवाल उठाए हैं तो उसको इस रूप में पेश करना कि विपक्ष सवाल उठाकर एक तरह से राष्ट्रीय क्षति कर रहा है, ये मेरे ख्याल से उचित नहीं है। विपक्ष अभी सवाल नहीं उठाएगा तो कब सवाल उठाएगा? नहीं, और विपक्ष क्यों नहीं उठाएगा? क्या भाजपा जब विपक्ष में थी, 11 दिन हो गए, तेल के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। तेल के दामों पर बीजेपी के नेता, खास उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या क्या सवाल उठाते थे? सवाल क्यों नहीं उठाए जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर जो भूमिका निभाई थी उसको वही भूमिका याद दिलाने की जरूरत है। अभी आपने अच्छी तरह से याद दिलाया है, जो 1993 वाली बात थी, जो 2013 वाली बात थी, आपने अच्छी तरह से याद भी दिलाया है। देखिए अब स्थिति क्या है,
अब सड़कों पर तो प्रदर्शन करवाए जा रहे हैं कि तुरंत चीन के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, और टीवी पे उसके क्लिप्स दिखाए जा रहे हैं। आज रात में ही सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। इस तरह के प्रदर्शन सड़कों पे हो रहे हैं, 10-5 लोग लेकर खड़े हो जाते हैं ताकि टीवी के लिए पूरा नजारा बन सके। वस्तुस्थिति क्या है? चीन का इस वक्त अपर हैंड है, चीन का हाथ ऊपर है, भारत का हाथ वहां पर नीचे है। मौजूदा परिस्थिति यही है। इसको यह कहना कि हम भारतीय सेना को कमजोर बता रहे हैं, सरकार को कमजोर बता रहे हैं, यह कहना उचित नहीं है। जो वस्तुगत तथ्य है, सारे मिलिट्री के रिटायर्ड जनरल और जो तथाकथित रक्षा विशेषज्ञ हैं वो सब इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब भारत इसका प्रतिकार कैसे करेगा? चीन पाकिस्तान नहीं है जिसके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करना है और वो चुपचाप घर में दुबक के बैठ जाए। हम जानते हैं कि चीन की जो सामरिक तैयारी है, चीन की जो सामरिक ताकत है और भारत की सामरिक तैयारी ताकत में कितना फर्क है। इस बात को ये विवाद कोई छुपी नहीं है, अभी करने से कोई फायदा नहीं है। मेरा कहना है तो इसीलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं, और हम चीख चिल्लाहट और खामखा की पोस्चरिंग नहीं करते हैं, नई नई थियरीज लेकर नहीं आते हैं। मैंने उन थियरीज का भी पहले जिक्र कर रखा है कि वो तो बौद्ध देश था तो 62 जीत गया, अब वो जीत नहीं सकता, वो ड्रैगन नहीं है, सिंगल चाइल्ड नॉर्म है, उनका तो देश प्रेम खत्म हो गया। ये बहुत सारे चैनल चलाते हैं, मैं ऐसी बातें नहीं करता हूं। लेकिन 5 मई से और 16 जून की सुबह तक सुनील साजन जो हमें संकेत मिल रहे थे, उनकी जो अनदेखी की गई, उन पर तो सवाल उठेंगे कि नहीं उठेंगे? वो जायज हैं कि नाजायज हैं? होकर के ये बात कह रहे हैं कि विपक्ष क्यों सवाल खड़ा करता है। मैं तो उनसे कहूंगा कि आप भी तो संविधान पढ़ लो, आप भी तो जान जाओ कि विपक्ष की भूमिका क्या होती है। क्या विपक्ष का मतलब होता है कि हर सरकार के हर फैसले पे सरकार के साथ खड़े हो जाएं? तब तो हमारा लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा, देश कमजोर हो जाएगा। और अगर आप बात करते हैं कि हम विपक्ष की बात सुनेंगे, तो हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी तो चीन को लेकर के 20 साल से लगातार सदन में कह रहे हैं कि अगर भारत का कोई नंबर 1 दुश्मन है तो वो चीन है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान ये आपके दुश्मन नहीं है और ना ही ये आपसे लड़ने में सक्षम है। वाजपेयी सरकार में रक्षा मंत्री रहे जॉर्ज फर्नांडिस ने भी लोकसभा में सदन के पटल पर चाइना को नंबर 1 बताया। आज ये हमारे लिए दुर्भाग्य है संदीप जी कि आज नेपाल जैसा देश हमको आंखें दिखा रहा है, जिससे हमारे रोटी और बेटी के रिश्ते थे। और जो सवाल आपने महत्वपूर्ण किया है कि 5 तारीख को से जानकारी थी, 5 मई से और 16 जून तक, तो यह सरकार पे तो सवाल खड़ा होगा कि सरकार तब क्या कर रही थी। तब तो हम कह सकते हैं ना कि प्रधानमंत्री सो रहे थे, तब तो कह सकते हैं ना कि देश की सरकार सो रही थी। और अगर नहीं सो रही थी तो जब इतना मामला गर्म था, इतना आपको लग रहा था कि जो रिपोर्टें आ रही गृह विभाग को तो आ रही होंगी ना, सरकार को तो जानकारी रही होगी, तब फिर मैं कह रहा हूं ठीक है संधि थी कि गोली नहीं चली, लेकिन बिना गोली चले हमारे 20 जवान शहीद हो गए। आप दृश्य सोचिए किस तरीके का माहौल रहा होगा। पर राजनीति में अगर हमारी नीति कमजोर होती है क्या सुनील साजन? कल सर्वदलीय बैठक में क्या ये तमाम सवाल जवाब सलाह मशवरे के तहत एक नीति होनी चाहिए? उनके कब्जे में है तो हम देश के खिलाफ हो गए जी। मैं ये कह रहा हूं कल सर्वदलीय बैठक है, बैठक में भी इन बातों पर सार्वजनिक मंच के बजाय वहां पर ये तमाम सवाल जवाब, इन पर एक सहमति बन जाए, राष्ट्रीय नीति बन जाए, वो बेहतर नहीं होता? नहीं, देखिए संदीप जी, जब देश का मामला आएगा तो पक्ष विपक्ष कुछ नहीं। जब देश संकट में है, देश के अस्तित्व का मामला है, तब तो पूरा देश 133 करोड़ लोग साथ में हैं। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने तो बयान दिया है, कहा कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार लेकिन सीमा पर लड़े और सरकार चाइना को अपनी बाजार से हटाए। आपने कहा क्या चाइना को हम हटा सकते हैं? ये लोग सोच सकते हैं कि नहीं हट सकते हैं। अरे जिसने 200 साल इस देश में राज किया अंग्रेज, इस देश ने उनको खदेड़ दिया। चाइना क्या चीज है? हाँ, यहां कुछ राष्ट्रवादी लोग बैठे हैं जिनके वैचारिक आका उस समय अंग्रेजों के साथ थे, उनकी लड़ाई में कोई भूमिका नहीं है,
लेकिन आज बहुत देश प्रेम दिखाते हैं। तो जब तो आप कह रहे हैं अंग्रेजों के चीन साथ को हम रहकर खदेड़ के भी सकते देश हैं। में एक मिनट इस पर एक मिनट सुनील, राजीव प्रताप रूडी, मैं आपका टेक चाहूंगा और मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूं। देखिए आज की तारीख में हम गुस्से में हैं, हम नाराज हैं कि बहिष्कार कर दो, बैन कर दो, बॉयकॉट कर दो सब कुछ चाइनीज। इट्स इजियर सेड देन डन, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। और आत्मनिर्भरता, हम आत्मनिर्भर क्यों ना हो, प्रधानमंत्री कह रहे हैं होना चाहिए, पर फिर मैं 2014 में जाऊंगा। हमने मेक इन इंडिया की बात की थी, वो कल पुर्जों वाला शेर भी बनाया था, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया। और मैं स्किल इंडिया की बात कर रहा हूं। आई थिंक यू वर द फाइनेस्ट स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर्स वीड हैड। मैंने आपसे कई बार बात की थी मैक्सिको में ट्रक ड्राइवर्स से, और वहां से कहां कहां आप बात नहीं कर रहे थे। मैं एम्बैरस नहीं कर रहा हूं राजीव आपको, लेकिन वो बातें कहां गई, सब ठंडे बस्ते में चली गई। आज आप उन्हीं चीजों को पैकेज करके आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। चीन को ऐसे हम नहीं घेर पाएंगे, और आज भी घेरना मौका मिला है तो उसकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिस पर हम टिके रहे अगले 5 साल तक, ये ना भूल जाएं। संदीप जी संदीप जी संदीप जी आप ठीक कह रहे हैं। मैं सिर्फ इसमें एक तथ्य जोड़ देना चाहूंगा। सुनील जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा चीन के साथ ऐसे करना चाहिए। हमारे मुलायम सिंह यादव जी ने ऐसे कहा था। तो इनको सिर्फ याद कराने के लिए कि अगले टीवी चैनल में जब जाएं तो इनको ये जरूर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जो भी बात कर रहे हैं तो अगले चैनल में जाने से पहले थोड़ा ये ध्यान रख लेंगे कि 1996 में जब ये समझौता हुआ था नो आर्म्स का और वेपन्स का, और हम जो करेंगे चाइना के साथ, तो उस समय मुलायम सिंह यादव जी भारत में देवेगौड़ा सरकार में डिफेंस मिनिस्टर थे। तो सुनील जी इस बात को हमेशा आगे के चैनल के शो में याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई आपसे ये सवाल पूछ दे। और आप जो संदीप जी ये बात जो कह रहे हैं, एक मिनट मेन मुद्दे पर रहते हैं राजीव प्रताप रूडी। स्क्रीन मुझे छोड़ के अगर बात करें तो अच्छा लगता है, लेकिन आप अपनी बात पूरी कीजिए। हमें डटे रहना होगा, अगर आत्मनिर्भर बनना है तो उस पर एक राह पर डटे रहें, ये ना भूल जाएं जैसे हम भूल गए 2014 की बातें। बिल्कुल देखिए नहीं भूले नहीं है, और मुझे लगता है देश में जो पूरी बहुमत दोबारा देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व मिला, इसी भरोसे से कि हम आगे बढ़ेंगे। चीन के साथ जो हमारा व्यापार है वो लगभग 6.5 लाख करोड़ का है, और ये लगातार बढ़ता जा रहा था। और पिछले साल भी देखें तो हमारे इंपोर्ट्स हमेशा ज्यादा है। आप यहां तक आप देख लें, छोटा सा आंकड़ा है, अगर चप्पल बनाने की ही बात करें तो आप दुनिया में अगर चप्पल जो बनाता है चीन 12 बिलियन पीसेस बनाता है, भारत जो दुनिया का है वो मात्र 2 बिलियन। कार की जितनी गाड़ियां आपके देश में घूम रही है उसका लगभग 8.6% पूरा चीन में बनता है। आप कंप्यूटर एक्सेसरीज का पूरी दुनिया का 26% चीन में बनता है। दुनिया के बच्चों को खेलने का टॉय लगभग 48% चीन में बनता है। चीन तो हावी है सिर्फ हमारे पास, हमारे साथ नहीं, पूरी दुनिया पर है जी। भारत का वो पड़ोसी भी है, तो हमें तो उसकी चुनौती सामना करने पड़ेगी, उसकी आर्थिक चुनौती का भी सामना करना पड़ेगा, उसकी मिलिट्री चुनौती का भी सामना करना पड़ेगा। और पूरी दुनिया को यह करने की जरूरत नहीं है, उन्हें आर्थिक प्रतिबंध से काम चल जाएगा। हमें दोनों, इसलिए जो पिछले 1991 के दशक के बाद की जो योजना है, मुझे लगता है सरकार, और ठीक कह रहे थे दुबे साहब कि हम सब नहीं मेरा सवाल बिल्कुल, मैं 20 सेकंड में आपका रिस्पांस चाहूंगा राजीव। मेरा सवाल यह था, देखिए बॉयकॉट, हमें गुस्सा है चीन पर, हम कॉस्ट इंपोज करना चाहते हैं, और क्यों ना करें, हमारे 20 सैनिक, हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन इस गुस्से में यह कह देना सब कुछ बैन कर देंगे, मतलब ये 2 दिन के घड़ियाली आंसू हैं, फिर वही अपने फोन पर लग जाएंगे, आईपीएल देखना बंद कर दोगे। वीवो है उसका मेन स्पॉन्सर, 2199 करोड़ रुपए का करार है, मतलब हर जगह तो वो घुसा हुआ है। तो उसके लिए हमारी एक रणनीति होनी चाहिए, या तो हम वो तैयारी करें। ये सीना जोरी, ये ताल ठोकने की बात से काम नहीं चलेगा। सही है संदीप जी, आप कह रहे हैं जैसे 45% जो आपके टेलीविजन हैं
वो चीन के कंपोनेंट से बने हुए हैं। 74% जो मोबाइल सेट भारत में, जो दुनिया सबसे बड़ा मोबाइल दुनिया है, वो सब चीन के बने हुए हैं। तो कल अगर हम लोग कहते कि सब लोग अपना टेलीफोन फेंक दें, ऐसा तो होगा नहीं, कोई नहीं फेंकने वाला, सस्ते मिलते हैं। पॉलिसी, या मुझे लगता है जब हम गणेश जी को अपने घर में ले आते हैं, चीनी निर्मित गणेश जी को अपने पूजा घर में स्थापित कर देते हैं क्योंकि वो सस्ता है, तो हकीकत है ये, कहने और करने में बड़ा फर्क हो जाता है। राजीव, आपका रिस्पॉन्स आ रहा था। आवाज बहुत जी नहीं, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं ना कि ठीक है, ये एक समय आया है, इस समय एक अपॉर्चुनिटी, एक बड़ा डिबेट है। और अब मैं समझता हूं कि सरकार के पास पूरा 4 साल पड़ा हुआ है। हम सब ये चाहेंगे कि एक स्ट्रैटेजिक और भारत आत्मनिर्भर बने, भारत का प्रोडक्टिविटी, दुनिया का मार्केट हमारे पास आए। और कोविड के बाद पूरी दुनिया ने भारत की तरफ देखा है कि किस प्रकार से लोकतंत्र यहां कामयाब है। तो ये बड़ा डिबेट है और हम कामयाब हों, ये हमारे लिए चुनौती है। ठीक है, चीन पर हम कॉस्ट इंपोज कैसे करें? राजनीति हावी रहती है, हम इस रणनीति पर काम क्यों नहीं कर पा रहे? और यही सवाल अभिषेक, ये सबसे अहम सवाल है ना। कीमत तो चुकानी होगी ना चीन को, हम उसको मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली कैसे घेरें, उस पर हमें बात करनी होगी ना। या सड़क पर कह दिया चीनी गुड्स को बॉयकॉट करो। अब ये पश्चिम बंगाल से खबर आई कि वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिनपिंग का पुतला फूंकने निकले थे, फूंक दिया पुतला किम जोंग उन का, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह का। मतलब ये भी हो रहा है। सर देखिए, जैसे हमारे सीनियर, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके रूडी जी, ये कितनी इजीली गोल पोस्ट चेंज कर देते हैं। कोरोना वायरस के समय बीजेपी की डिजिटल रैलीज होती हैं। इन डिजिटल रैलीज में जितना भी सर्जिकल स्ट्राइक का जो पूरा श्रेय जाता है वो मोदी जी को जाता है, उसमें हमारी देश की आर्मी की कोई बात नहीं होती। यहाँ जब हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा लैप्स होता है, फेलियर होता है, और जहां पिछले 45 से 50 साल तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो, वहां हमारे सैनिक मारे जाते हैं, तो ये कहते हैं जी विपक्ष कह रहे हैं इसमें आर्मी की गलती है। तो पहली बात, कभी भी विपक्ष ने आर्मी को कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करा, उनको चैलेंज नहीं करा। कहीं ना कहीं इनकी फॉरेन पॉलिसी को इनको सोचना चाहिए ना कि जहां आज तक कोई चीज 50 साल से नहीं हो रही, वहां ये चीज आज क्यों हो रही है। परंतु जो मैं बड़ी बात कहना चाहता हूं, इन्होंने ट्रेड की बात करी और इन्होंने बात करी मेड इन इंडिया की, स्किल इंडिया की, और दुनिया भर के इंडिया की इन्होंने बात करी। हजारों करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने खर्च करा। मुझे याद है जब प्रधानमंत्री विदेश जाते थे तो बड़ी बड़ी ट्रेन से मेड इन इंडिया के लगते थे, सारे इसके ऊपर स्टिकर्स लगते थे। परंतु आज देखिए, 5 सबसे बड़े स्मार्टफोन्स हैं इंडिया में, जिसमें से 4 स्मार्टफोन 70% चाइना से बनते आते हैं। उनका जो मार्केट शेयर है 76% है। स्टार्टअप इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, 5.5 बिलियन, मैं रिपीट करूंगा, 5.5 यूएस बिलियन इंडियन स्टार्टअप में चाइनीज कंपनीज के थ्रू लगा हुआ है। और अगर हम इंडस्ट्रियल लिंक की बात करें तो भले ये फार्मास्यूटिकल की बात कर ले, भले ये इलेक्ट्रॉनिक की बात कर ले, भले ये गारमेंट्स की बात कर ले, किसी भी चीज की बात कर ले, इस पर हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। ये बहुत अहम सवाल है, ये जो आर्थिक सवाल है ना, हमारी डिपेंडेंस कितनी है, ये कैसे बढ़ी, क्यों बढ़ी, और हम क्या चीन का बॉयकॉट कर पाएंगे, इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे किसी और दिन, और आपको हम जरूर न्योता देंगे अभिषेक। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।